हम जानते हैं कि जीवन के लिए पानी जरूरी होता है। साइंटिस्ट इस बात का पता कैसे लगाएंगे कि लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद प्लैनेट्स पर ये जादुई चीज है या नहीं? पानी हमारे लिविंग वर्ल्ड को बांटता है। जिन्हें मिलता है खुश रहते हैं, जिन्हें नहीं मिलता दिक्कतें सहते हैं। कमाल की बात यह है कि जो पानी हम आज पीते हैं उसमें वही एटम्स हैं जो उस पानी में थे जिसे 10 करोड़ साल पहले डायनासोर्स पीते थे। ये वही पानी है जो 400 करोड़ साल पहले शुरू के अर्थ पर बादल बनाता था। इस अर्थ पर आज तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हुए हैं उन्होंने जिंदा रहने के लिए एक बायोकेमिकल पावर हाउस के तौर पर इसी पानी को इस्तेमाल किया है। अर्थ पर हर तरह की लाइफ को बढ़ने और रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी चाहिए होता है। ये लाइफ के लिए कॉमन इकोलॉजिकल जरूरत है। लिक्विड वाटर एवोल्यूशन को कायम रखने के लिए बहुत जरूरी चीज है। मॉलिक्यूल्स पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स चेन्स बना सकते हैं। ऐसा चार्ज से होता है। पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच H2O में। वो चार्जेस हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं जो नेचर में हर चीज में होते हैं। ये बहुत रेयर है, ऐसा बहुत कम लिक्विड्स में होता है। तो जब आप यूनिवर्स में देखते हैं और सोचते हैं कि लाइफ किन प्लैनेट्स पर हो सकती है तो सबसे पहले आपको ख्याल आता है लिक्विड वाटर का। ये समझने के लिए कि वहां कितना लिक्विड वाटर है, एस्ट्रोनॉमर्स को पहले ये पता लगाना होगा कि वाटर अपने सभी फॉर्म्स में कितना कॉमन है। हैरानी की बात यह है कि वो उन्हें हर जगह पर मिला। वाटर बहुत ज्यादा कॉमन है। ये स्टार्स के बीच में मौजूद होता है अपनी गैसियस फॉर्म में। ये उस मटेरियल के क्लाउड्स में दिखता है जिनसे इस वक्त नए स्टार्स और प्लैनेट्स बन रहे हैं। क्योंकि वाटर स्टार्स और प्लैनेट्स का बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है, इसलिए ये एक्सोप्लैनेट्स की दुनिया में बहुत सारा होना चाहिए। पर अगर आप लाइफ को ढूंढ रहे हैं तो आपको लिक्विड वाटर ढूंढना होगा, वो भी बहुत सारा। उसे ढूंढने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने एक फेरी टेल से आइडिया लिया। सभी ने सुनी है वो फेमस स्टोरी गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स, और उसमें जो पॉरेज के कप्स थे उनमें एक बहुत गर्म, एक बहुत ठंडा और एक बिल्कुल सही था। जब लाइफ को पॉरेज की तरह कुक करने की बात आती है तो आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो ना ज्यादा गर्म हो ना ठंडा हो, बस सही हो। और ट्रेडिशनली हम उसे स्टार से खास दूरी पर ढूंढते हैं। शुरू में साइंटिस्ट ने तय किया कि ये जादुई फासला, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, सन के इर्द गिर्द अर्थ के ऑर्बिट तक होना चाहिए। पर जैसे जैसे उन्हें और एक्सोप्लैनेट्स मिलने लगे उन्हें लिक्विड वाटर की सीमाओं के बारे में फिर से सोचना पड़ा। ये डिस्टेंस एक जैसा नहीं हो सकता है। ये पेरेंट स्टार की ब्राइटनेस पर डिपेंड करता है। स्टार डिम हो तो आप पास होने चाहिए, स्टार गर्म और ब्राइट हो तो ज्यादा दूर। रहने लायक यानी हैबिटेबल जोन के बाहर के प्लैनेट्स पर भी लिक्विड ओशंस हो सकते हैं अगर उनके एटमॉस्फेयर्स ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से मोटे हों। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड से भरा एक एटमॉस्फेयर हो सकता है जिसका एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, और इसका मतलब होता है कि वो प्लैनेट बहुत दूर गोल्डीलॉक्स जोन से बाहर हो सकता है और इसके बावजूद उस पर लिक्विड वाटर होता है उसके एटमॉस्फेयर की बनावट की वजह से। और जिन प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स स्टार्स के बहुत पास हैं, वो बेरंग और बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव होकर ओवरहीटिंग से बच सकते हैं। जब हम हैबिटेबल जोन्स को ढूंढते हैं हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि स्टार्स के गोल्डीलॉक्स जोन के बीच में कितने पथरीले प्लैनेट्स हो सकते हैं। पता चला कि वहां 3000 करोड़ से ज्यादा पानी वाली दुनियाएं हैं। इतना ही नहीं, हाल में हुई डिस्कवरीज से पता चला है कि वो सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं हैं जो गोल्डीलॉक्स जोन की गर्माहट में रहते हैं। वहां नीले ओशंस वाले कुछ मून्स भी हो सकते हैं। ज्यादातर प्लैनेट्स जो हमें मिल रहे हैं वो बड़े जुपिटर के साइज के प्लैनेट्स हैं। हालांकि उनमें से ज्यादातर लगभग वहीं घूम रहे हैं जहां पर सन के इर्द गिर्द अर्थ घूमता है। अगर वो प्लैनेट जो हमें मिल रहा है वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है तो उसका एक मून हो सकता है, एक एटमॉस्फेयर वाला मून जो लाइफ को सपोर्ट कर रहा हो।
इन पथरीले मून्स में से सबसे बड़ा हमारे घर से मिलता जुलता हो सकता है। वहां पर लाखों करोड़ों एक्सोमून्स हो सकते हैं और ऐसे अनगिनत स्वर्ग हो सकते हैं जिन पर जीवन है। डेविड किपिंग्स एक्सोमून्स को ढूंढने के लिए दूर के स्टार्स की ब्राइटनेस में आए डबल डिप्स को देखते हैं। हम एक्सोमून्स को भी उसी तरह से ढूंढते हैं जैसे प्लैनेट्स को ढूंढते हैं, उनको होस्ट स्टार के आगे से गुजरता हुआ देखकर। अब अगर उस प्लैनेट का एक मून है तो हम उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा डिप दिखेगा जो कि प्लैनेट की वजह से होगा, और फिर एक छोटा डिप दिखेगा लेफ्ट में या राइट में मून की वजह से। हैबिटेबल एक्सोमून्स पर यूनिवर्स के सबसे शानदार नजारों में से एक दिख सकता है। इमेजिन कीजिए, एक पथरीली दुनिया है जिस पर अपने ओशंस और माउंटेन्स हैं, और आसमान में एक बड़ा रिंग्ड प्लैनेट और एक दहकता हुआ सिस्टर मून है जो स्पेस में गर्म मैग्मा फेंक रहा है। एक्सोप्लैनेट्स और अब साथ में एक्सोमून भी, ये सब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस गैलेक्सी में लाइफ हो सकती है, पर शायद रॉकी सरफेस और लिक्विड ओशंस ही काफी नहीं होंगे। बायोलॉजी को सांस लेने के लिए चाहिए होती है हवा। सन पीछे है, अर्थ के इर्द गिर्द एक हेलो दिख रहा है, रोशनी का एक हल्का नीला रिंग, हमारा एटमॉस्फेयर, जिसकी बदौलत हम जिंदा हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर वो गैसेस देता है जो एडवांस्ड लाइफ की बायोकेमिस्ट्री को चलाने के लिए जरूरी होती है, पर साथ ही ये ओशंस को सन की तेज किरणों से भी बचाता है और पानी को उबलकर स्पेस में जाने से रोकता है। एटमॉस्फेयर के बिना हवा, बारिश, ताजा पानी और जीवन कुछ भी नहीं हो सकता है। लाइफ के लिए एटमॉस्फेयर जरूरी होते हैं। प्लेनेट अर्थ पर नजर डालिए, आपको एहसास होगा कि बिल्कुल एप्पल की स्किन की तरह, जैसे एप्पल की स्किन एप्पल को बचाती है, हमारे प्लेनेट का एटमॉस्फेयर ओशंस को बचाता है, और यही वजह है कि हमारे इस प्लेनेट पर लाइफ है। लिविंग एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ रहे साइंटिस्ट्स को उम्मीद है कि उन्हें इन एलियन वर्ल्ड्स के इर्द गिर्द गैसेस की एक पतली चादर दिखाई देगी, जिसके लिए वो रेनबोज की पावर पर भरोसा कर रहे हैं। उसी तरह से जैसे पानी सनलाइट को रेनबो में स्प्लिट करता है, एस्ट्रोनॉमर्स इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करके स्टारलाइट को कलर के एक बैंड में स्प्लिट करते हैं, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये साइंस की सबसे पुरानी और कामयाब ट्रिक्स में से एक है। कुछ 100 साल पहले साइंटिस्ट ने प्रिज्म जैसी एक चीज को लेकर उसे अपने टेलीस्कोप के आगे रखना शुरू किया। तो वो सन जैसे स्टार्स से आ रही लाइट को लेते थे और उसे एक स्पेक्ट्रम में फैला देते थे, और जो उन्हें दिखा वो बहुत हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उन्हें लाइट का एक कंटिन्यूअस रेनबो दिखने के बजाय वो रेनबो दिखा जिसके ऊपर ये डार्क लाइन सुपर इम्पोज थी। स्टार के एटमॉस्फेयर में हर केमिकल एलिमेंट स्पेक्ट्रम के अलग हिस्सों को एब्जॉर्ब करता है, जिससे सिग्नेचर डार्क बैंड्स क्रिएट होते हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ ऊपर स्पेक्ट्रम के येलो पार्ट में 2 लाइंस हैं, जो सोडियम की वजह से हैं। स्टार्स के लिए डीएनए प्रोफाइल की तरह आज हम स्टार्स के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो स्पेक्ट्रल एनालिसिस की वजह से जानते हैं, पर हो सकता है इन्हीं लाइंस में एक बहुत कमाल का सीक्रेट एलियन एटमॉस्फेयर का या फिर शायद एलियन लाइफ का बहुत हल्का सा सिग्नल छुपा हो।